नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। इस वक्त 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। 11 बजे की सबसे बड़ी खबर, नौकरी घोटाले में आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लालू यादव दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की ईडी की तैयारी है और मनीष जो जवाब देंगे उसको रिकॉर्ड करने की अनुमति अब कोर्ट से ईडी ने मांगी है। तो दिल्ली में जहां पर लालू यादव के परिवार और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, वहीं पर मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ती हुई। नौकरी घोटाले में आज लालू यादव से नेहा पूछताछ टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और मुश्किलें लगातार लालू परिवार के लिए बढ़ती जा रही है। इस बीच लालू यादव रिकवर कर रहे हैं। उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ था और अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर ही दिल्ली स्थित आवास में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह अर्पिता कि कल जो लंबी पूछताछ सीबीआई द्वारा की गई थी उसके बाद वहीं पर बात खत्म नहीं हुई है। आज दिल्ली तक बात पहुंच चुकी है। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 7 से 8 अफसर आज की टीम में शामिल हैं। कल लगभग 12 अफसर शामिल थे। इस बीच पूछताछ का ये दौर कितना लंबा चल सकता है? देखिए, ये तो अभी साफ नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तबीयत है अभी और मास्क लगा करके लालू यादव देखे गए हैं, उनका फैमिली भी मास्क लगाकर है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जब इस तरीके का कोई ऑपरेशन होता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ तय समय होता है जब तक आपको ओपनली लोगों से बचना होता है। तो यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई है वो पूछताछ कितनी देर में शुरू होगी ये देखना होगा। और दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई कुछ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ कर सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि कुछ दस्तावेज की भी मांग यहां पर सीबीआई द्वारा की जा सकती है। जो रेल मंत्री रहते हुए जब इस घोटाले का आरोप लगा था कि जब नौकरी के बदले जमीन या तो गिफ्ट ली गई या बेहद कम दाम पे ट्रांसफर की गई लालू यादव उनके परिवार के लोगों के लिए और दूसरे एक कंपनी के नाम पर, और वो कंपनी भी धीरे धीरे लालू यादव के ही परिवार के उसके जो तमाम शेयर है वो इनके पास ही आ जाते हैं। तो उससे जुड़े कुछ दस्तावेजों की भी मांग की जा सकती है। तो 7 से 8 ऑफिसर यहां पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर उन्हें भी लालू यादव की हेल्थ कंडीशन के बारे में अंदाजा है, उनको भी पता है। तो उसको ध्यान में रख करके ही यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। जो पूछताछ चलेगी उसके पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है पुलिस की तरफ से। आप देखिए सीबीआई की वो दोनों गाड़ियां आगे वहां पर मौजूद हैं, जिनमें 7 से 8 अधिकारी तकरीबन 10 साढ़े 10 के आसपास यहाँ पे 10:35 पे पहुंचे थे। और उसके पहले दिल्ली पुलिस ने इस इलाके को सिक्योर कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, आपको हम दूसरी तरफ अगर हम लेके चल के दिखाएं तो देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी में देखिए वो लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। हर तरफ जो पूरी बाउंड्री वॉल है कि कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच न होने पाए, तो लगातार दिल्ली पुलिस जो लोकल पुलिस यहाँ पे है वो इस पूरे इलाके में सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है उसको मजबूत किए हुए हैं। पीसीआर की भी जो गाड़ियां हैं वो आसपास इस इलाके में राउंड कर रही हैं। तो ये पूछताछ लंबी चल सकती है। उसकी वजह ये है, एक तो क्योंकि हेल्थ कंडीशन उसको ध्यान में रख के पूछताछ करनी, और दूसरी चीज मामला थोड़ा पुराना 2004 से 2009 के बारे में है ये। तो कितनी चीजें, एक सवाल है मेरा हिमांशु, बीच में आपको टोक रही हूँ। लालू की एक और बेटी का भी इस पूरे घोटाले में नाम है, उनको भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है? अगर हाँ तो कब तक? देखिए इसके बारे में अभी जो जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल करने के बाद अचानक से सीबीआई हरकत में आती है, पूछताछ करना शुरू करती है और राबड़ी देवी के सरकारी आवास पटना पे वहां पर पहुंचती है और 4 घंटे पूछताछ करती है। और उसी वक्त यहां पर लालू यादव को भी नोटिस दिया जाता है पूछताछ के लिए। तो इससे साफ जाहिर है कि कुछ इनके हाथ कुछ क्लूज लगे हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। तो उस पूरे मामले में जब जांच आगे बढ़ रही है तो कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई है उसके साथ ही सीबीआई के
द्वारा यह भी कहा गया था कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी जारी है, यानी कि कुछ और नए तथ्य आ सकते हैं सामने, ये उसी वक्त क्लियर था। और जिस तरीके से सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है, तो इससे साफ जाहिर है कि कुछ नए तथ्य सीबीआई के हाथ जरूर लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। समन जारी है कोर्ट के द्वारा। 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में तमाम आरोपी जो इस मामले में है, सभी को वहां पर पेश होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो उसके पहले की ये पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब कोर्ट पहुंचेगी सीबीआई की टीम, तो वहां पर वो ये बताएगी कि जो पूछताछ हिमांशु, एक हम सिलसिला देख रहे हैं यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से। पहले देखिए, राबड़ी देवी के घर पहुंचते हैं, 4 घंटे वहां पूछताछ होती है, वो इसमें आरोपी हैं। फिर लालू यादव के यहाँ पे मीसा भारती के घर पर, क्या मीसा भारती से भी पूछताछ होगी? क्योंकि मीसा भारती के ही आवास में लालू यादव हैं। क्या ऐसी तैयारी है आज के लिए? देखिए, सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पर जब पहली जो पूछताछ है वो लालू यादव से है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की टीम के पास सीबीआई की टीम हरकत में, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मीसा भारती, जिनका कि ये सरकारी आवास है, उनसे भी पूछताछ न हो सकता है कि कुछ जो सवालों की जो फहरिस्त लेकर के और जो जरूरत सीबीआई को हो, जिन डॉक्यूमेंट्स की बताई जा रही है, तो मीसा भारती से भी इस मामले में पूछताछ यहाँ पर जब सीबीआई की टीम पहुंची है, तो हो सकता है कि उनसे भी कुछ जरूरी सवाल पूछताछ की जा सकती है। तो जांच के दायरा जो है वो सीबीआई की तरफ से काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और देखना ये होगा कि इस जांच के दायरे में जो लोग जिनका नाम चार्जशीट में है उसके। और अगली खबर का रुख करेंगे अर्पिता, क्योंकि मेघालय में आज शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं, और इस बीच मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मेघालय में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद हैं। मेघालय में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। and successfully discharge my duties as the Chief Minister of the State of Meghalaya, and that I will write to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or envy. I, Conrad K. Sangma, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister of the State of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such Chief Minister. तो इस वक्त मंच पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। मेघालय में एक बार फिर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां आई, और वही बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। मेघालय चुनाव में सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह ये हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नेहा वहां पर मौजूद है। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister for the state of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, President Song, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons in a matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Deputy Chief Minister for the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister.
Shri Sneha Bahalang Dhar, Deputy Chief Minister. I, Sneha Bahalang Dhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consistently discharge my duties as Deputy Chief Minister for the State of Meghalaya, and that I will do right to all manners of peoples in accordance with the Constitution and the law without fears or favor, affections or ill will. I, Sneha Bahalang Dhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as Deputy Chief Minister for the State of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such Deputy Chief Minister. Shri Alexander Lalu Hek, Minister. I, Alexander Lalu Hek, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the state for the states of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitutions and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Alexander Lalu Hek, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which will be brought under my considerations or shall become known to me as a minister for the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Dr. Maisel Ampreen Lingdo, Minister. I, Dr. Maisel Ampreen Lingdo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the state of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Maisel Ampreen Lingdo, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons in any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as minister for the state of Meghalaya, except as may be required for due discharge of my duties as such minister.
Shri Paul Lingdo, Minister. I, Paul Lingdo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Paul Lingdo, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Shri Comingone Umban, Minister. I, Comingone Umban, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Meghalaya, that I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Comingone Umban, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Meghalaya, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Shri Abu Tahir Mondal, Minister. और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। लालू प्रसाद यादव से इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है। अर्पिता, बिल्कुल। और कल राबड़ी देवी से 4 घंटे पूछताछ पटना में हुई, जिसके बाद तेजस्वी ने तंज भी किया था नेहा, और ये कहा कि क्यों ना सीबीआई और जांच एजेंसियां यहीं पर एक दफ्तर बना ले, कम से कम आने जाने का खर्चा जो है उनका बच जाए। तो ये तंज भी उन्होंने कसा, निशाना भी साधा, बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं कि हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये केंद्रीय एजेंसियां अपनी जांच करती हुई नजर आ रही है। 7 से 8 अफसर आज जो टीम पहुंची है लालू यादव से पूछताछ करने इसमें है। और कल जब राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी 4 घंटे तकरीबन, तो करीब 12 अफसर वहां पर पहुंचे थे। 1 घंटे से मीसा के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ लगभग आधे घंटे से जारी है। सुबह सीबीआई की टीम यहां पहुंच गई थी। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर इस वक्त लालू यादव मौजूद है, वहीं पर सीबीआई की ये टीम पूछताछ कर रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में कल राबड़ी देवी से 4 घंटे पूछताछ और आज लालू यादव की बारी है।
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु हमारे साथ मीसा भारती के आवास के बाहर मौजूद है, वो जुड़ चुके हैं। और शशि भूषण पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए 7 से 8 अफसर अंदर मौजूद हैं। वक्त 1 घंटे का तकरीबन हो चुका है, वहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या सवालों की लिस्ट होगी, क्या संभावना दिख रही है और कितनी देर ये पूछताछ चल सकती है? देखिए, टाइम लग सकता है क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन है लालू यादव की वो उतनी अच्छी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही वो देश लौटे थे और जब से लौटे हैं अपनी बेटी जो मीसा भारती का जो सरकारी घर है यहीं पर वो रह रहे हैं। तो जो सवालों की लिस्ट लेके पहुंची है, हो सकता है कि जो क्वेश्चनिंग है वो रुक रुक कर हो, क्योंकि उनकी कंडीशन, लालू यादव की हेल्थ कंडीशन देखते हुए ही ये पूछताछ बढ़ाई जाएगी। और जो पूछताछ आधारित है वो मेनली 2004 से 2009 में जो नौकरी के बदले जो जमीन का घोटाला था उसको लेकर के है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी सीबीआई के बाद, चूंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी, इस दौरान सीबीआई के पास कुछ ऐसे सुराग सबूत, नए कुछ तथ्य सामने आते हैं, जिसके बाद राबड़ी देवी के घर पहले सीबीआई की टीम पहुंचती है पटना में और यहां पर नोटिस देती है। और उसके बाद नोटिस के बाद यहां पर सीबीआई की टीम आज सुबह 10:30 बजे के आसपास पहुंचती है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो गया जब अधिकारी इन्हीं 2 गाड़ियों से सीबीआई के मीसा भारती के घर पहुंचे। और ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों से अभी तक जो आरोपी बनाया है चार्जशीट में, उनके स्टेटमेंट के आधार पर कुछ नए चीजों के बारे में पूछताछ कर रही है सीबीआई। और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत है सीबीआई को, तो हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड की जाए। और कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच सीधे ले चलेंगे आपको। मनोज झा इस वक्त बोल रहे हैं। तो किसी दोनों सदनों की बात की है, उसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इसमें आपका क्या मत है, क्योंकि राज्यसभा में हमने आपके भी वीडियो देखे हैं जिसमें कि आपके तेवर काफी तीखे होते हैं और आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी अपने तेवर को कम नहीं किया है। उसके बावजूद आपका माइक कभी म्यूट नहीं हुआ। साथ ही जिस सदन से आप आते हैं वहां पर कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग टेबल पर चढ़ गए या जो बुक थी उसको फेंका गया। उस चीज को भी सदन ने देखा है। इस बारे में क्या राय है? अगर राहुल गांधी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के बयान के बाद ये ना हमें सोचना चाहिए कि हम इसको और कैसे दुरुस्त करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष के बीच का समन्वय और भरोसे का नाम है संसदीय लोकतंत्र। उस इबारत में कमी आई है। कमी सिर्फ माइक म्यूट कर देने की नहीं होती है। कमी ये होती है कि एक बिल को आप 5 मिनट में क्यों पास करवा रहे हैं। एक राम गोपाल यादव, एसपी के महासचिव, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द अतीक अहमद के एक बेटे की हत्या हो जाएगी। 1-2 दिन में यह हत्या कर दी जाएगी। महासचिव राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं। मिल पा रहा है, यहां तक किसान अपना खेत भी जुतवा दे रहा है। देखिए, जब सरकारें, और खासतौर से इसके लिए तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जब दोनों इंजन किसान विरोधी हों तो किसानों के हित का कोई काम नहीं हो सकता है। अभी तो आलू की फसल है, कुछ दिनों बाद गेहूं और रबी की जितने भी और फसलें होंगी वो आने वाली हैं, उनमें भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए ये बर्बाद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गेहूं और अन्य आलू पैदा न करें तो ये विदेश से मंगा लें। इन्हें विदेश से मंगाने में और लाभ होता है, कमीशन वहाँ भी मिल जाता है, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट खेती में रहा ही नहीं। अच्छा, ये पार्टी ऐसी है जिसके जो कभी किसानों की पार्टी नहीं रही, दुर्भाग्य से सत्ता में है। क्या लगता है किसानों को फिर एक आंदोलन करना पड़ेगा जैसे पहले हुआ था? किसान आंदोलन करने को मजबूर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो प्रयागराज में भी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो असल आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को, पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है।
किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी बचते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा ही, पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कुछ है, वो अति की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, इनकाउंटर कर सकती। अब इनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। 24 को लेकर किस तरह तैयारी चल रही है, गठबंधन को लेकर के जो वो हमारे अध्यक्ष जी से पूछे आए हुए हैं, हम लोग तैयार हैं, क्या तैयारी है ये आपको नहीं बताएंगे। मतलब राहुल गांधी और उनके बयानों से बचे घमासान की करेंगे। इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर वो हैं, लेकिन विदेशी धरती से सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। देश की नीति से लेकर विदेश की नीति तक केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अब बीजेपी ने भारत के अपमान का राहुल को कड़ा जवाब दिया। That an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, but he can't give a talk in India. विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है, अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं। राहुल गांधी 7 समंदर पार वहां विदेश में बयानबाजियां कर रहे हैं और यहां देश में क्लेश मचा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन और फिर प्रवासी भारतीयों से संवाद के बीच राहुल गांधी ने हर वो बात कही जो हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल लाने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने चीन से लेकर कश्मीर तक और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी, आरएसएस, सावरकर तक बहुत कुछ कहा। पहले सुनिए उन्होंने केंद्र सरकार के लिए क्या कहा। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की आन का मान मर्दन कर रहे हैं राहुल गांधी। सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के ये औलादी फकीर परेशान है, और जब सुशासन की फौलादी लकीर से सत्ता के औलादी फकीर परेशान होंगे तो इसी तरह की बकवास बहादुरी और इसी तरह के बेसुरे और बेहुदा बयान सुनाई पड़ेंगे। अब देश में तो ये इस तरह के बकवास इनकी फेल हो गई है, अब विदेश में जाकर उसका खेल कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं वो केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की सोच को कायरता वाली सोच कहा तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है कि वो अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, भारतीय लोकतंत्र भी मजबूत है, भारत के लोग भी मजबूत है, भारत की सेना भी मजबूत है और भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो ताकतवर भी है और दूरदृष्टि भी है। और दुनिया भर के नेतृत्व ने कहा कि हमें भारत में विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हो, विदेशी एजेंसियां हो, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने
भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं, मगर जेडीयू राहुल गांधी के समर्थन में है। इससे पहले अटल जी से लेकर के कई अन्य नेता भी अपने विचार रख चुके हैं। चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे बर्लिन हो, सभी नेता आजाद हैं जाकर के भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति पर चर्चा करने। राहुल 7 समंदर पार भले ही बोल रहे हैं, मगर उनका बोलना यहाँ की सियासत में दर्ज हो रहा है। और लोकसभा चुनावों के दौरान अगर राहुल के बयानों पर सियासी बाण चले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।